नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। और द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम है मताधिकार, जिसका आज चौथा एपिसोड है। और आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर झिंगाबाई टाकली में। ये जो प्रभाग आता है, प्रभाग 11 है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नगर सेवक संदीप जाधव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रितेश पांडे मौजूद हैं, और यहाँ से कांग्रेस में जो खड़े हुए थे सुभाष जी मानमोड़े जी, यहाँ पर वो हमारे साथ मौजूद है। और एनसीपी से पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष हैं शैलेश पांडे जी, वो मौजूद है। नागपुर के संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी के शंकर इंगोले जी मौजूद हैं, और कविता सिंघल मैम मौजूद है। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, विपक्ष में बैठे यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सुभाष मानमोड़े जी, जो यहाँ से खड़े हुए थे। यहाँ पर सर क्या क्या समस्याएं हैं और इन यहाँ की समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये जो वार्ड है, प्रभाग जो है, प्रभाग 11, ये बहुत बड़ा प्रभाग है। इस प्रभाग में 60,000 वोटर्स है और इस प्रभाग का क्षेत्रफल नागपुर शहर में सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ समस्या का अंबार लगा हुआ है। पिछला जो महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ था, उसमें तो पहली बात ये है कि उस टाइम की सरकार ने सबसे गलत जो किया वो किया कि 4 का प्रभाग बना दिया। 4 का प्रभाग बनाने की वजह से जो 4 नगर सेवक चुन के आए, उनमें तालमेल नहीं बैठ रहा था, और वो तालमेल नहीं बैठने की वजह से प्रभाग में काम नहीं हो पाया। अब यहाँ की जो मेन समस्या है, यहाँ स्ट्रॉन्ग ड्रेन वाटर की समस्या है, क्योंकि ये झिंगाबाई टाकली वाला जो एरिया है, यहाँ पे नए लेआउट्स बहुत ज़्यादा है। अब नए लेआउट्स में जो एनआईटी ने यहाँ डेवलपमेंट करना था, वो ढंग से किया हुआ नहीं है, क्योंकि पहले मकान बन गए, बाद में रोड बने, बाद में गटर लाइन डाली गई, बाद में पानी की लाइन डाली गई। उसके वजह से घर नीचे हो गए, रोड ऊपर आ गए। और सबसे मेजर प्रॉब्लम अगर झिंगाबाई टाकली इस गोदनी रोड पे कोई है तो वो है स्ट्रॉन्ग ड्रेन वाटर का। आप बरसात में देखोगे, अभी आप थोड़ी देर के बाद जाके अगर देखते हो वार्ड के अंदर, तो घुटना घुटना भर पानी वहाँ जमा रहता है, और उसके कारण हरदम गंदगी इस एरिया में पड़ी रहती है। और जो हिसाब से इस एरिया का डेवलपमेंट होना था, वो डेवलपमेंट ना एनआईटी कर पाई है, ना कॉर्पोरेशन कर पाई है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो आमदार विकास जी ठाकरे इस पश्चिम नागपुर में चुन के आए हैं, उनके मार्फत जो ये मेजर समस्या इस प्रभाग में, इस वार्ड में है, वो हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। और महत्व की बात यह है कि इस प्रभाग के अंदर, इस वार्ड के अंदर एक अच्छा मैदान नहीं है। जगह है लेकिन मैदान बनाने को कोई तैयार नहीं, इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ना वॉकिंग के लिए कोई जगह है, ना मॉर्निंग वॉक के लिए कोई जगह है। और इस समस्या, और भी समस्या बहुत कुछ है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पिछले 5 साल में काम होना था वो हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही जा रहा है कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 4 का वार्ड करने से, 4 नगर सेवक चुन के आने से यहाँ लोग किसके पास जाए, यही समझ में नहीं आ रहा। और एक जिस हिसाब से ब्लूप्रिंट बन के इस एरिया का डेवलपमेंट होना था, वो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमारे साथ इस क्षेत्र के नगर सेवक और पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष और पूर्व भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के सत्ता पक्ष नेता संदीप जाधव जी मौजूद है। जैसे कि कांग्रेस से सुभाष जी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो नगर सेवक हैं उनमें आपसी तालमेल नहीं है, जिसके कारण काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो गई है और लोगों को समाधान नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे नगर सेवक है, जो भारतीय जनता पार्टी के चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हैं। जैसा कि प्रमोद जी ने बताया कि तालमेल नहीं है, ये सब में पहले तो उसको मैं उखाड़ फेंकता हूँ कि हम चारों नगर सेवक में तालमेल है। ये बात सही है कि 2017 में हम लोग चुन के आए यहाँ पर। और ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये नागपुर महानगर पालिका का पाप नहीं है, ये नागपुर सुधार प्रन्यास का पाप है, जो जिसने लेआउट्स मंजूर किए थे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर 450 से 500 तक लेआउट है। इसका डेवलपमेंट अथॉरिटी थी नागपुर सुधार प्रन्यास, ये उनका काम था। जो भी लोगों ने लेआउट्स लिए, अपने लेआउट्स डाल दिया, प्लॉट डाल दिया है, वो यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है बरोबर, और इसीलिए ये जो पाप है वो नागपुर सुधार प्रन्यास का है। हमारे माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, ये जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, यहाँ के विधायक भी थे, और पिछले 2 टर्म से हमारे सुधाकर देशमुख विधायक हैं यहाँ पर। हम चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमने झिंगाबाई टाकली छोड़ो, पूरे पश्चिम नागपुर में बहुत बेहतरीन ऐसा काम किया है। ये बात सही है कि पानी स्ट्रॉन्ग ड्रेन की लाइन यहाँ पर नहीं है, ये भी नागपुर सुधार प्रन्यास ने लोगों से पैसा लिए, और उनका प्राथमिक काम था कि उन्होंने यहाँ पर काम करना चाहिए था। उन्होंने यदि काम करता तो नगर सेवक के ऊपर में जो लोड अभी आया है वो नहीं रहता। लेकिन फिर भी पिछले 4-5 वर्षों से जो हमारे चारों नगर सेवक ने, इसके पहले माननीय संगीता ताई गिरे नगर सेविका थी, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया।
और खुदा ना खास्ता मैं भी यहाँ का पार्षद बना हूँ, नागपुर का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना था। मैंने भी बहुत पैसे यहाँ पर लाकर यहाँ का डेवलपमेंट किया है। रही बात गार्डन की, तो 3 गार्डन का काम यहाँ पे शुरू है। एक 4-8 दिन में एक गार्डन का ओपनिंग हम लोग यहाँ पे लोकार्पण करने वाले हैं। जैसे कि आपने सर शुरुआत में कहा कि सुधाकर राव देशमुख जी यहाँ पर 2 टर्म में बीजेपी के विधायक रह चुके हैं पश्चिम नागपुर के। लेकिन कल हमने एक एपिसोड किया था, हमारा जो तीसरा एपिसोड था मताधिकार का, हम लोग गए थे गड्डी गोदाम चौक पे हमने ये एपिसोड किया था। वहाँ पर कुछ लोगों का, आम जनता का कहना था कि भैया सुधाकर राव देशमुख कौन है, हम उन्हें नहीं जानते, नाम नहीं सुना है और चेहरा देखना तो बहुत दूर की बात है। ये कंप्लेंट शुरू से उनके बारे में चलती आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो प्रभाग है, जो वार्ड है, हो सकता है सुधाकर राव जी देशमुख ने बहुत काम किया यहाँ पर, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और हमारे पार्टी के और सभी लोग कह सकते हैं कि जितना पैसा इन्होंने नागपुर शहर में जितने भी विधायक हैं सब में ज़्यादा पैसा लाने वाले यदि कोई है तो आमदार सुधाकर राव देशमुख है। कोई भी इनकार नहीं कर सकता, मैं आंकड़े सहित आपको बता सकता हूँ। रही बात सुधाकर राव देशमुख की घूमने की, तो सुधाकर राव देशमुख वो भी घूमते थे, प्रभाग में भी जाते थे। वो गड्डी गोदाम का वार्ड ऐसा है कि वो ऐसा फैला हुआ वार्ड नहीं और कॉम्पैक्ट ऐसा वार्ड है। वहाँ पर जो भी भूमि पूजन किया उन्होंने, वहाँ जाते थे, आते थे। ठीक है, अब उनकी अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा ये होगी घर घर तक विधायक जाए और वहाँ का नगर सेवक न जाए, तो विधायक से तो ये अपेक्षा कर नहीं सकते। सबसे पहले तो ये चीज़ कि जैसे आपने बोला कि अगर विधायक घर घर तक जाए, जब चुनाव की बारी आती है सर, तो विधायक जो है घर घर तक जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है कि भैया मुझे आप वोट दीजिए, मैं जीत के आऊंगा और आपके पूरे काम करूंगा। तो ऐसे काम के लिए विधायक क्यों नहीं जा सकता? देखो, काम के बारे में तो कोई ये नहीं है, काम के बारे में सुधाकर राव देशमुख नंबर 1 पर है। रही बात उनके संपर्क की, तो संपर्क जो था उनका था संपर्क, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की अपेक्षा यदि होगी कि मेरे घर तक विधायक आए, तो ये कोई भी अपेक्षा कोई भी विधायक नहीं कर सकता है, वो या वर्तमान में हो या अभी के हो, ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर घर में कैसा विधायक पहुंचेगा। विधायक का काम होता है कि विधानसभा में अपने मतदार क्षेत्रों के प्रश्न उठाना और ज़्यादा से ज़्यादा निधि अपने क्षेत्र में लाना, ये विधायक का काम रहता है। अभी बाकी जो नगर सेवक है उसके कोऑर्डिनेटर रहते हैं, उन्होंने नीचे तक जाकर उनके जो भी काम है वो लोगों तक बताना चाहिए। हमारे साथ अभी मौजूद है आम आदमी पार्टी के नागपुर शहर संगठन मंत्री शंकर इंगोले जी। आप जैसे यहाँ के रहवासी हैं, तो आपकी नज़रिए से, आपके दूरदृष्टि से आप क्या देखते हैं यहाँ पर, किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के जो कारपोरेटर्स हैं, इन लोगों को ऐसे लगता है कि सड़कें और गटर की नालियां बनाने से एरिया का विकास होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पे वाचनालय नहीं है, यहाँ पे प्लेग्राउंड्स नहीं है, यहाँ पे गार्डन नहीं है, यहाँ पे जो सरकारी स्कूल थी वो भी बंद करवा दिए। इन लोगों, यानी इन लोग व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचाने के दृष्टिकोण से हर काम करते, लेकिन जनता को जो चाहिए वो चीज़ों की तरफ इनका यानी किसी तरह से ध्यान नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये सड़कें भी बनाई हुई हैं, तो इनके पास कोई अगर गुहार लगाता है कि भाई मेरे घर के सामने से थोड़ा टेढ़ा कर दो, तो ये बिल्कुल नागमोड़ी समान इन लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं। यानी हमारा बोलना ये है कि जैसे हमारे दिल्ली में, यानी दिल्ली में जिस तरीके से काम हुआ है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो करके दिखाया छोटी सी दिल्ली में, इतने अच्छे तरीके से हेल्थ, एजुकेशन, इसके ऊपर वर्क किया, तो वैसे महानगर पालिका में भी कर सकते हैं। वो बात तो हो गई सर दिल्ली की, अभी हम बात कर रहे हैं नागपुर के फिलहाल में। अगर जैसे अब चुनाव होने वाला है 2022 में नागपुर महानगर पालिका का, अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर जो स्थानीय जनता है उनको दे सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग हेल्थ और एजुकेशन, महानगर पालिका की स्कूलें हैं, इसके ऊपर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। महानगर पालिका की हॉस्पिटल्स है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और जितना बजट महानगर पालिका का हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर है, इसके ऊपर है, उतने बजट में हम अच्छी सुविधा लोगों को दे सकते हैं। वो जो बजट है, वो बजट पता नहीं कहाँ चले जाता, ना एजुकेशन का यहाँ पे कोई यानी स्कूलें दिखती है, ना हेल्थ सेंटर दिखते कोई अच्छे जहाँ पे लोगों को सुविधा हो। गरीब तबके की जनता है, इन लोगों के लिए ना कुछ तो सुविधा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और मेरा सबसे ने जो यूथ है, इन लोगों को लाइब्रेरी जो चाहिए है, प्लेग्राउंड चाहिए, उसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। 15 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट है और हम 10 सालों से यहाँ पे बीजेपी के कारपोरेटर है, लेकिन कोई भी ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो रास्ते पे घूमते, कई बार एक्सीडेंट होता है, तो ये सब चीज़ों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। सर फिलहाल
अगर देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल से तो यहाँ पर विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के शहर सचिव आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा आप लेट हो गए और हम इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। शहर सचिव हैं कांग्रेस के नागपुर शहर के आनंद तिवारी जी। जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का और बीजेपी का, तो कांग्रेस के लिए मैं आपसे बात करता हूँ कि एक ही ध्यान होता है, सिर्फ रास्ते, गटर, नाली, ये सब चीज़ पे ध्यान होता है। जो लोगों की मेन ज़रूरतें होती हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाते। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है, बाकी शहर की बात अलग है, लेकिन जो गोरेवाड़ा और यहाँ के जो नगर सेवक अभी करंट में है, इनसे अगर आपको काम कराना है तो आपके इनके खास बनना पड़ेगा। गोरेवाड़ा की बात करेंगे, अगर आप उत्थान नगर की बात करेंगे तो रास्ते वहीं रुके जहाँ पे उनका कार्यकर्ता रहता है, उसके बाद से वहाँ से रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरे पार्टी का आदमी है तो वो चिट्ठी लिखते रहे, उसकी पनिशमेंट ये लोग उसको उस तरीके से दिया जाता है। आज उदाहरण के तौर पर सभी रास्ते उसी तरीके से छुटे हुए हैं। शुगर लाइन गोरेवाड़ा में आज ग्रामीण जैसा इलाका है। रात को 14 साल की बच्ची, 15 साल की, मतलब एक लेडीज़ आज बड़े हनुमान मंदिर के पास निकल नहीं सकती। शबीना सोसाइटी को पूरा वीराना करके रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस वाले रहते हैं, वहाँ पे दूसरे रहते हैं। तो जिस तरीके से ऐसी मानसिकता चलेगी भाजपा वालों की, तो उस तब तक के इस एरिया का बिल्कुल तरक्की नहीं होंगी। और मैं एक बात बताऊँगा, कोरोना रहने के बावजूद भी जो पुराने अदृश्य आमदार थे और जो आज करंट में आमदार है विकास ठाकरे जी, उनके रहने के बाद पहले का थोड़ा सा क्राइम भी देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ भी देखिए। यहाँ की इस एरिया की सीमेंट रोड यहाँ का लेट आने वाला था, सीमेंट रोड आया। और रही बात जो आड़ी टेढ़ी जाने वाली, जो आरोप लगा है हमारे पे कांग्रेस वालों पे, तो आड़ी टेढ़ी नहीं, ये रास्ता सीधा गया हुआ है। आज काम क्यों रुका मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काम इसलिए रुका है क्योंकि उसका पानी का लाइन और हर एक चीज़, अभी परसों के दिन में बैठा था तो चर्चा वही चल रही थी कि कम से कम जो अपने क्षेत्र में बन रहे हैं, हमारा विधायक इतना सोच समझ के काम करता है कि काम डिले करके उसको सिस्टम से करने के लिए, इससे ज़्यादा क्या करेगा कोई आदमी। गठबंधन में सर आपके साथ बैठे हुए एनसीपी के, और एनसीपी के हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शैलेश पांडे जी, पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष हैं। जो बातें की हैं आनंद तिवारी जी ने और जो आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी से शंकर इंगोली जी ने, उस बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखिए, प्रभाग क्रमांक 11 ये जैसा कि सुभाष मानवली जी ने बताया कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। 4 नगर सेवक यहाँ से चुन के आए हुए हैं और निश्चित रूप से कोई नगर सेवक अच्छा काम कर रहा है तो कोई नगर सेवक पूरी तरीके से निष्क्रिय है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और इस क्षेत्र में मुझे ये लगता है कि नगर सेवक जिस प्रकार से प्रभाग में जब हम इलेक्शन के लिए जाते हैं तो हम हर घर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमें वोट दो, आपकी हर समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मेरा ये बोलना है कि भाई रोड और सड़क, गटर लाइन, इनका तो काम पूरी तरीके से जो होना था वो नहीं हो पाया। पिछले 15 वर्षों से नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप इन 15 सालों में देखेंगे कि नागपुर महानगर पालिका ने अनसन तरीके से मकानों के टैक्स बढ़ाए हुए हैं, पानी का बिल बढ़ाया हुआ है, OCW का भ्रष्टाचार खुलेआम सबको दिखता है। उसके बावजूद उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं की गई। अब ये क्यों नहीं हुई, ये उनके अधिकारियों को, पदाधिकारियों को मालूम होगा। मेरा ऐसा मानना है कि भाई किसी भी हालत में हम जिस क्षेत्र के नुमाइंदे रहते हैं, हम जिस क्षेत्र से चुन के जाते हैं, वहाँ की जनता का सुख दुख हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। उनके मेडिकल की कोई समस्या हो, उनके कोई और भी समस्या, उनका निवारण हमने करना चाहिए। मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में कोरोना काल में हम लोग नागपुर महानगर पालिका में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है, हमारे एक ही नगर सेवक है, लेकिन क्षेत्र के जनता के लिए हमने यहाँ पे निःशुल्क एम्बुलेंस की शुरुआत की। पिछले 7-8 वर्षों से यहाँ पे शववाहिका का हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप इस क्षेत्र में जो भी नगर सेवक रहता है, जो भी प्रतिनिधित्व रहता है, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता रहता है, अगर उसे सामाजिक कार्य करने का लगन है, अगर उसे नागपुर महानगर पालिका चुनाव लड़ने की लगन है, तो निश्चित रूप से उसने क्षेत्र के सभी नागरिकों को समान न्याय देने का, समान उनके ऊपर उनका काम करने का कार्य। एनसीपी इस बार, जैसे कि हमारी मुलाकात हुई थी बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी से और पूर्व महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी से, तो उन्होंने ये जताया था कि इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव होगा तो एनसीपी हर एक सीट पे अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो आप लोगों ने क्या ऐसी ठोस तैयारी करके रखी हुई है कि हम जनता के पास जाएँ, तो जनता के पास जाने के बाद जनता हमको इस काम से याद रखे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे जो लोग और भी खड़े हैं, हमारे सम्माननीय नगर सेवक भी है, बाकी लोग भी है, उन्हें भी मालूम है कि पश्चिम नागपुर में मैं पिछले 3 वर्षों से पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष होने के नाते
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में कैसी बढ़ सकती है, इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। और लोगों की समस्या के निराकरण हेतु हम लोग काफ़ी कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की उनकी कोई भी समस्या हो, उसका हल निकालने के लिए हम लोग नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनको डेपुटेशन के माध्यम से उनको उनकी समस्याओं से अवगत कराते हैं। सर, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के शहर सचिव आनंद तिवारी जी ने और शैलेश पांडे जी ने आरोप लगाए इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं है, गार्डन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, रास्ते जो आपने बनवाए हैं वो भी आधे पड़े हुए हैं, गड्ढों पे पानी भरा हुआ है, इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। और दूसरा, जो विधायक यहाँ पर थे पिछले 2 टर्म से, सुधाकर देशमुख जी, उस टाइम का क्राइम रेट और अभी का क्राइम रेट, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा तिवारी जी ने कहा, हमारे शैलेश भाई ने भी कहा, यहाँ प्लेग्राउंड नहीं है। ये प्लेग्राउंड तो ऐसा कोई तैयार नहीं होते। जब नागपुर सुधार प्रन्यास के अंडर में ये सब एरिया था, उनका कंट्रोल था, उन्होंने जो भी लेआउट्स था उसमें टोटल लेआउट्स के 15% प्यू लैंड छोड़े थे। 2017 में हम जब चुन के आए तब उसकी हालत क्या थी, केवल नागपुर सुधार प्रन्यास ने 4 दीवारी बना के रखे थे। आज अब कोई भी प्ले ग्राउंड पे चले जाओ, जिसको प्यू लैंड कहते हैं, वो सारे ग्राउंड के ऊपर में हमने पाथवे बनाया है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ ग्रीन जिम की व्यवस्था की है। आज बहुत से लोग वहाँ पर जाते, तो अभी हमने आशीर्वाद गार्डन का एक डेवलपमेंट किया है, अभी 2-4-8 दिन में उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। नागपुर अपने झिंगाबाई टाकली में पहला ऐसा एक गार्डन होगा जो जनता के लिए हम खुला करने वाले हैं। सर, जैसे आप बोले कि अभी अब 2-4-8 दिन में इनॉग्रेशन उस गार्डन का करने वाले हैं, तो सर जैसे अब आपको आज लगभग 5 साल होते आ रहा है और जनवरी-फरवरी में 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये जो उद्घाटन का कार्यक्रम था और ये जो गार्डन बनाने का था, सर आपने इसको पहले 4 साल में क्यों नहीं करवाया? और इसकी शुरुआत का उद्घाटन आपने पहले साल में या 2 साल में क्यों नहीं करवाया? और 1.5 साल पहले गार्डन बन के तैयार हो गया है। कोरोना के काल में हमने वो गार्डन नागपुर महानगर पालिका ने बंदी लगा दी थी, तो इसलिए 1.5 साल गार्डन बंद था। इसलिए अभी हम लोग 4-8 दिन में उसका ओपनिंग करने वाले, गार्डन बन के तैयार है। दूसरा एक गार्डन है बर्डे लेआउट का, जो 72 लाख रुपए का है, उसका भी काम शुरू हुआ है। जो पहले ठेकेदार को काम मिला था वो ठेकेदार गुजर गया, उसके बाद में रीटेंडर हो गए, तो ये प्रोसेस को इतना समय लगा, अभी जोरों से काम उसका शुरू है। तो प्लेग्राउंड की जो बात कर रहे हैं आप, अभी प्लेग्राउंड यहाँ पे लाएंगे कहाँ पे? जगह कहाँ से लाएंगे? जगह तो कोई विकत लेकर ग्राउंड तो नहीं बनाएगा, लेकिन जो नागपुर सुधार प्रन्यास के जो भी गार्डन यहाँ पर थे उसको व्यवस्थित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है। प्ले ग्राउंड के लिए जगह चाहिए, तो प्ले ग्राउंड के लिए जगह कौन देगा? प्राइवेट लैंड तो नहीं मिलेंगी ना, जो है उसी के ऊपर में हम लोग जो बच्चे खेल रहे हैं वही हम लोग उसको दुरुस्ती कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो एक अलग दृष्टिकोण रखता है, एक अलग नज़रिए से समाज को देखता है, समस्याओं को देखता है और उसमें राजनीति की जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल नहीं करता है। तो उसी के तहत हमारे साथ मौजूद है रितेश पांडे जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप क्या देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं कुछ यहाँ पे आनंद तिवारी जी और इंगोले जी, इनके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, उसके बाद फिर अपने कुछ विचार रखता हूँ। जैसे इंगोले जी ने कहा कि यहाँ चलने के लिए बुज़ुर्गों के लिए पाथवे नहीं है, वो सड़क पे चलते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर उनकी जानकारी में थोड़ी कमी हो या वो बादाम खाना शुरू कर दे कि अपना आदर्श नगर ग्राउंड है यहाँ पर, वो अगर यहाँ से जब महाराष्ट्र एम्पोरियम है उसके पीछे अगर जाएंगे तो ग्राउंड है, वहाँ पाथवे बना हुआ है, ग्रीन जिम भी है, तो वहाँ पर बुजुर्ग लोग शाम को अपना टहलते भी है, वो सुबह, और बाद में बच्चे वहाँ खेलते भी है। रही बात आनंद तिवारी जी ने जैसा कहा कि यहाँ जो सड़क है, उनके सम्माननीय आमदार विकास जी ठाकरे, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पर ध्यान रखते हुए रोड का कार्य किया। 30 फीट चौड़ाई का रोड था और उसके बाद में वहाँ पे गट्टू जो होते हैं पाथवे के लिए वो अलग एरिया था, लेकिन पूरा का पूरा ये 30 फीट में आ गया। जो दुकानदार के आसपास जो जगह आ रही होगी उसको पार्किंग को छोड़ के रोड को ऐसा आधा टेढ़ा करके जिगजैग वे में बनाया गया। अब वो अगर मैं गलत होऊंगा तो आनंद तिवारी जी मुझे सही कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बीजेपी कांग्रेस को बोलेगी, कांग्रेस एनसीपी को बोलेगी, एनसीपी आम आदमी पार्टी को बोलेंगे और बाकी जो अन्य पार्टीगण हैं, लेकिन इन सब बीच में पिस्ता कौन है, मैं हमेशा दोहराता हूँ, वो है आम जनता। अगर हम देखते हैं कोरोना काल में, कोरोना काल आया, उसमें बहुत सी विपत्ति सबने देखा, लेकिन शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात कहें तो पिछले 2 वर्ष से बच्चे पढ़ाई से दूर है। अब लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चालू है,
मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस चालू है, लेकिन उनके लिए जिनके पास में स्मार्टफोन है, जिनके पास में लैपटॉप है, जिनके पास में फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए पैसे हैं। लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनके पास आज स्मार्टफोन नहीं है, जिनके घर में एक स्मार्टफोन है तो पिता काम पे जा रहा है, वो मजबूरी से मोबाइल लेके जाना पड़ता है। कुछ लोगों ने लोन लेकर के फ़ोन लिया है और कुछ और ऐसे अधिकतम मेरे ख्याल से अगर पूरे नागपुर की बात करें 20% बच्चे आज भी ऐसे हो गए जो शिक्षा से 2 वर्ष से दूर हैं। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा ना करते हुए लोग बाकी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, वो भी विषय ज़रूरी है क्योंकि वो लोगों की समस्या से जुड़ी हुई है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र ऐसा है, हम आज की बात कर रहे हैं, मैं कल की बात कर रहा हूँ, भविष्य कोई तय करता है तो वो हमारा देश का युवा है, आने वाली पीढ़ी है। हम आने वाली पीढ़ी पे अगर ध्यान नहीं देंगे और अभी हमारे जो बुजुर्गों ने जो काम किया और उसके बाद में अभी क्या दिक्कतें हैं उस पर ही चर्चा करते रह जाएंगे तो बाकी चीज़ों पर चर्चा कब होगी? इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना जरूरी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से ही मौजूद है कविता सिंघल जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम कि जैसे शंकर इंगोले जी ने आरोप लगाया था तो उस आरोप का जवाब एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से आया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, शुरू में तो मुझे लगा ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन ठीक है, और इनकी ये बात बिल्कुल सही है कि बात शिक्षा पे होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने हमेशा शिक्षा और हेल्थ पे बात किया है और दिल्ली का जो 25% मतलब टोटल बजट में 25% इज़ ऑन एजुकेशन। हम एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं क्योंकि अगर एजुकेटेड रहेगा हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि इंडिया मतलब पढ़ते आ रहे थे स्कूल में, इंडिया इज़ एन डेवलपिंग कंट्री, लेकिन हम बड़े खुश रहते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये डेवलप एक विकसित देश होगा। अभी भी मेरा बच्चा अभी जब पढ़ा तब भी यही हुआ, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। हर जना यही बोल रहे हिंदुस्तान जो है विकासशील देश है और विकसित अभी तक हुआ नहीं है, जबकि हम इतने बड़े हो चुके हैं अभी तक विकसित नहीं हुआ। फिर पता चला ये विकसित देश कौन होता है। विकसित देश वो होता है जहाँ पे हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेस्ट हो, वहाँ पे प्राइवेट को ना बढ़ावा देके, जो इतने साल 75 सालों से कांग्रेस और बीजेपी करती आई है कि इन लोगों के जो मंत्री होते हैं, इन लोगों के जो नेता होते हैं, उनके अपने प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। ये सरकार का काम है, ये सरकार को बेस्ट बनानी चाहिए। शिक्षा और हेल्थ का जो भी हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल और कॉलेज एजुकेशन है, तो इनका बिल्कुल कहना सही है कि आगे ये मुद्दा जो है, जो शिक्षा है, ये एक हमारे देश का मुद्दा बने, राजनीति का मुद्दा बने। हम राजनीतिक पार्टियों से सुनते आए हैं हमको वोट देंगे तो हिंदू आगे बढ़ेगा, कोई बोलता है मुसलमान आगे बढ़ेगा, कोई ये आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, गरीबी हम दूर करेंगे। अरे शिक्षा पे बात करो शिक्षा पे, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा की बिल्कुल बात होनी चाहिए और शिक्षा पे अगर बात हो तो हमारी जो फीमेल्स हैं, हम जैसी औरतें, हम लोग भी पढ़ेंगे। जो यहाँ कॉर्पोरेटर, यहाँ पे 50% रिजर्वेशन है लेडीज़ पे। हम जहाँ जाते हैं पता चलता है कि वो जो कॉर्पोरेटर बनी है लेडीज़, वो घर पे बैठी हुई हैं और उनके जगह उनके हस्बैंड्स, उनके भाई, उनके पिता, जो भी मेल मेंबर्स हैं, वो आगे बढ़ के कर रहे हैं लोगों के बीच। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मेरे साथ अभी कांग्रेस के आनंद तिवारी जी मौजूद हैं। हम लोग जैसे गड्डी गोदाम में गए थे, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आप भी आए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक नगर सेवक हैं स्नेहा निकोसे। हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, उनसे संपर्क तो साध नहीं पाए। हम लोगों ने फिर बात की उनके पति से, क्योंकि जो डायरी पे नंबर लिखा होता है वो नगर सेवक का लिखा होता है, तो जो नंबर था वो विवेक निकोसे जी के पास में था। उनसे बात की, उन्हें हमने सारी चीज़ें बताई कि भैया हम ऐसे ऐसे आने वाले हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, ये मताधिकार हमारे प्रोग्राम का नाम है। लेकिन वो सुना उन्होंने, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद एक कंफर्मेशन के लिए जो हमारा कॉल जाता है, उसके बाद से उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया। मतलब नगर सेवक हैं महिला और सामने आ रहे हैं उनके पति, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं वहाँ पे हमेशा स्नेहा मैडम ही हमको दिखे और साथ में उनके पति विवेक जी रहते हैं। पार्टी के कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम जनता के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम उस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। वहाँ पर नगर सेवक को सामने आना चाहिए क्योंकि जनता चुन करके देती है। पार्टी के लिए तो वहाँ पर हम जाएंगे, बढ़िया चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हम जब जनता के सामने जाते तब हम काम की बात करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना भी सर, क्या है कि आज तक के जब भी हमने देखे आपके
फर्स्ट टाइम हुआ सेकेंड टाइम हुआ मुझे जानकारी नहीं की। मैंने जब तक आज तक के गड्डी गोदाम में जो मेरी टीम है, मेरे लड़के हैं, उनके लिए अगर फ़ोन किया हूँ तो मेरा काम मैडम के माध्यम से हमेशा हुआ है। इस बार क्या तकलीफ हो गई, घर पे कोई प्रॉब्लम हुई कि क्या हुई मुझे नहीं पता कि आपके साथ, या इस बार वो यहाँ पे क्यों नहीं आए, क्योंकि जब भी डिबेट हुई है या मैंने कहीं रेफरेंस दिया हो तो वहाँ जाके वो सामने फेस किया उन्होंने। जब सेकंड कॉल दूसरे नंबर पे किया गया तो उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया, बेटी ने बोला कि मम्मी नहीं है, मम्मी जब आती है मैं बात करवाती हूँ। मेरे साथ फिर मौजूद है यहाँ पर संदीप जाधव जी। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बीजेपी पे भी लागू हो सकता है, क्योंकि आज महानगर पालिका में बीजेपी बैठी हुई है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो समय पहले ताई का बात का उत्तर देता हूँ। उन्होंने जो यहाँ पर कहा, हम लोग प्रभाग नंबर 11 की बात कर रहे हैं, ताई दिल्ली की बात कर रही है। सर उनकी सरकार नहीं है ना? नहीं, सरकार किसकी भी रहो, दिल्ली मॉडल की जो बात कर रही है, हम लोग नागपुर महानगर पालिका की बात कर रहे हैं, प्रभाग नंबर 11 की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अपने इंटरव्यू है ना यहाँ पर। हमको दिल्ली से क्या लेना देना है, हमको हमारे प्रभाग से मतलब है। बात जो आपने कही कि शिक्षा और एजुकेशन, तो ये बात आपको बता दूं कि अभी 3 दिन पहले रिजल्ट लगा 10वीं का। नागपुर महानगर पालिका के 98% रिजल्ट, 98% रिजल्ट नागपुर महानगर पालिका के बच्चे हमारे पास हुए हैं। इसके पहले भी 92% लगा था पिछले वर्ष में, अभी 96% लगा। 12 बच्चे हमारे मेरिट में आए, 12 बच्चे नागपुर महानगर पालिका के। तो ये स्तर हमारा सुधरा नहीं है, ये नागपुर महानगर पालिका का स्तर सुधरा नहीं है। रही बात स्वास्थ्य की, तो आज हमारे नागपुर महानगर पालिका के 6 हॉस्पिटल है। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए और वहाँ की व्यवस्था जाके देखिए, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर है। तो स्वास्थ्य और एजुकेशन ये नागपुर महानगर पालिका ने अच्छा किया है इसके बारे में। और जो मैडम ने यहाँ कहा कि स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है। आज हमारे 3 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, कल उसका एक इनॉग्रेशन भी हुआ है, इसके पहले पाशवाली में हुआ था। तो 3 ऑक्सीजन प्लांट के हमारे भूमि पूजन भी हो गया, इसका ओपनिंग भी हुआ है। जैसे कि मैम सर का कहना है कि हम यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 11 की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली मॉडल की बात क्यों कर रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और सर का कहना ये है कि 10वीं का रिजल्ट निकला है आज से 3 से 4 दिन पहले और वहाँ पर 98% लोग बच्चे मतलब पास हुए हैं। इसका जवाब क्या देंगी आप? हाँ सर, मेरा आपसे माननीय संदीप जाधव जी, आपसे मेरे को यही बोलना है कि ठीक है, आप कंपेयर नहीं करना चाहते दिल्ली मॉडल में और जिंगाबाई टाकलीक में। एक तो यहाँ एक सरकारी स्कूल जो वो बंद करवा दिया गया है ना, ठीक है, वो एक सरकारी स्कूल बंद करवा दिया गया। और दूसरा जो दिल्ली में, ठीक है, आप ये बात नहीं करना चाह रहे, एक स्कूल तो नागपुर में दिखा दें, दिल्ली टाइप एक स्कूल दिखा दें पूरे नागपुर में। मैं इतने स्कूलों की बात नहीं कर रही हूँ। बार बार एक ही आ रहा है कि आप दिल्ली की बात क्यों कर रही हैं, हम नागपुर की बात करें। नागपुर में भी एक प्रभाग है, प्रभाग क्रमांक 11, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो एनएमसी का काम है सड़कों का मेंटेनेंस करना, गार्डन करवाना, अभी आपने बताया कि एक गार्डन अभी इनॉग्रेशन होने वाला है। सर मेरी रिक्वेस्ट है, अब हमारे को हमारे देश को आगे बढ़ना है, इसलिए डोंट वेट फॉर एनीबॉडी। इनॉग्रेशन का वेट नहीं करिए, लोग त्रस्त हैं, उनको गार्डन चाहिए। अभी आप आज ही, भले बारिश आ रही है, आज शाम को या कल सुबह गार्डन खुलवा दीजिए, हमें आगे बढ़ना है देश को। हमारे साथ कांग्रेस के सुभाष जी मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए सर आप। जैसा हमारे जो संदीप जी जाधव जी यहाँ के नगर सेवक है, ये अभी 4-4.5 साल हो गए यहाँ नगर सेवक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे टाकली बस्ती में कारपोरेशन की स्कूल थी, जो हमारे बाप दादा वहाँ से पढ़े हुए हैं, और 2014-15 तक उस स्कूल में 400 से 500 बच्चे थे। इस जिंगाबाई टाकली में इनका 4 टर्म से नगर सेवक है, भाजपा का 4 टर्म से नगर सेवक है। 2009 से लेके 99 से लेके 2009 तक माननीय देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ के आमदार थे। 2009 से 2019 तक माननीय सुधाकर राव जी देशमुख यहाँ के आमदार थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस 20 साल के दरमियान आपका आमदार था, 20 साल से आपका नगर सेवक था, 15 साल से महानगर पालिका में आपकी सत्ता है, आपने वो स्कूल बंद करा दिए। जो बाप दादा के जमाने से, कांग्रेस के जमाने से जो स्कूल चलते आ रही थी, आज उस स्कूल में एक बच्चा नहीं, आपने स्कूल बंद करा दिए। आपने जिंगाबाई टाकली में एक पीएससी सेंटर है, क्या हालत है उस पीएससी सेंटर की देखो। आप 20 साल में एक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं यहाँ कर पाए, एक दवाखाना नहीं बना पाए। जो दवाखाना बना हुआ है वो भी थर्ड क्लास हो गया है। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको बता था 2009 में 2099 में देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ से चुन के आए। 2001 से एनआईटी ने यहाँ डेवलपमेंट चार्ज लेना चालू कर दिया। जिंगाबाई टाकली का 90% जो भाग है वो एनआईटी का है, 10% सिर्फ ये पुरानी स्लम जो बस्ती है वो है। मुझे एक बात बताइए, 2002 से जब एनआईटी ने लोगों से पैसा लेना चालू कर दिया,
2000 आज कितना आ रहा है 2019 तक 20 साल 10 साल देवेंद्र जी फडणवीस और 10 साल सुधाकर राव जी देशमुख के आमदार है। 20 साल में एनआईटी के पास इतना पैसा जमा था, इन्होंने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? 15-20 साल से इनके यहाँ नगर सेवक थे, लोगों का पैसा एनआईटी में जमा है, लोगों से आप लोग चार्ज लेते हो। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा एक ही आरोप लगाया जा रहा है, इन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा इन्होंने बताया कि झिंगाबाई टाकली की जो स्कूल थी वो बंद हो गई है। इसका कारण आप अगर डिटेल में जाओगे तो नागपुर महानगर पालिका का एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के 10 लोग पूरे प्रभाग में घूमकर ये सर्वे किए कि स्कूल बंद होने का कारण क्या है, तो पता चला कि यहाँ के बच्चे मराठी मीडियम के बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम में लोग डाल रहे हैं, और इसलिए यहाँ जो संख्या होना चाहिए था वो संख्या नहीं आई, और इसीलिए पिछले कई दिनों से वो स्कूल बंद था। लेकिन अभी अभी माननीय महापौर जी ने अभी 1 महीना भर पहले यहाँ पे विजिट किया, फिर से एक बार सर्वे किया। सर्वे में ये पता चला कि यहाँ मराठी मीडियम स्कूल नहीं चाहिए, यहाँ इंग्लिश मीडियम की स्कूल चाहिए। अब कल परसों से 2 दिन से वो स्कूल खाली करने का काम वहाँ पे चालू है, और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट नागपुर महानगर पालिका का एक मुंबई की संस्था को नागपुर महानगर पालिका के 6 मतदार क्षेत्र में 6 स्कूल खुलने वाले इंग्लिश मीडियम के MOU बन चुका है। आने वाले सत्र में उसकी शुरुआत होने वाली है। और ना झिंगाबाई टाकली की बात रही तो झिंगाबाई टाकली में भी अभी इंग्लिश मीडियम का स्कूल अभी कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कविता मैम कि हम पिछले 10 सालों से हमारा विधायक था, फिर ये 10 साल से हमारा विधायक है, नागपुर महानगर पालिका में सत्ता है, तो इसके पहले भी तो 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी। इसके पहले भी तो नागपुर केंद्र में महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी। नागपुर सुधार प्रन्यास पे क्यों नहीं कंट्रोल हुआ उनका? क्या कंट्रोल था उनका कांग्रेस का? फिर यदि कोई आरोप बीजेपी में लगाता है तो कांग्रेस की भी जवाबदारी दो। पिछले 60 साल से कांग्रेस थी यहाँ पर, गली से लेकर दिल्ली तक थी। क्या डेवलपमेंट किया फिर उन्होंने? आज नागपुर शहर का डेवलपमेंट आप खुद ही देख लीजिए। मुझे बताइए, यहाँ पे 6 बार खासदार रह चुके हैं, उनका क्या योगदान है नागपुर महानगर पालिका या नागपुर शहर में? बताइए ना मुझे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है शहर सचिव आनंद तिवारी जी। 6 बार से सांसद थे, ऐसा कहना है संदीप जाधव जी का। क्या काम किया उन्होंने, ये काम आप सामने रखिए, अगर कुछ किया है तो। सबसे पहले मैं रितेश भाई का एक जवाब दूंगा। मेरा छोटा भाई है रितेश भाई ने बादाम और काजू की बात की है, किसका कितना दिमाग। मैं अपने भाई को सिर्फ एक चीज़ समझाऊंगा कि जहाँ से आप जुड़े हो, आप RSS के घर से जुड़े हो, एजुकेशन कहाँ पे कौन मिनिस्ट्री मिलेगी वो आप अगर मोहन भागवत के कान में रात को जाके अगर बता दो तो दूसरे दिन अपने यहाँ की शिक्षा सुधर जाएंगी। अब संदीप जाधव जी के सवाल का जवाब, नागपुर शहर जब मुत्तेमवार साहब हमारे खासदार थे तो नागपुर शहर टॉप 10 में आता था। सीमेंट के रोड नहीं चाहिए थे लोगों को, डामरीकरण चाहिए था। आज गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। तरक्की जो आज के नाम पे हो रही है, टॉप 10 में नागपुर शहर कैसे आया? क्या सेटिंग करके आया था? क्या किसी को पैसे दिला के आया था? नागपुर शहर वो टाइम अगर टॉप 10 सिटी में आया था तो ये किस वजह से आया था, ये मैं उनको पूछना चाहूँगा। मेरे सवाल का यही जवाब है कि ये हम नहीं बनाए थे टॉप 10 सिटी। ये एक संगठन होती है या ऑर्गेनाइजर होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बनाती है। हमारा शहर एक समय जब कांग्रेस की सरकार थी टॉप 10 सिटी में था, सुंदर शहर था, आज नरक होते जा रहा है। काजू और बादाम वाले सवाल पे क्या जवाब देंगे रितेश पांडे जी? अब मेरा उत्तर कुछ दूसरा सवाल ये भी था कविता मैम का कि उन्हें शुरुआत में लगा कि आप बीजेपी की कहीं प्रवक्ता तो नहीं है। दोनों का जवाब आप एकदम सिंपल दीजिए क्योंकि इनको फिर जनता के पास भी जाना। ठीक। देखिए, मैं उत्तर पहले दूंगा हमारे बड़े भैया आनंद तिवारी जी का। उन्होंने कहा बादाम काजू पिस्ता, मैंने उत्तर कुछ और दिया, प्रश्न कुछ और पूछा, उन्होंने उत्तर कुछ और दिया, फिर मुझे बोलने के लिए मजबूर ना करें। मैंने क्या कहा, आप 30 फीट की रोड, सिर्फ और सिर्फ रोड की बात थी, उसके बाद अलग पोर्शन गट्टू का था दोनों साइड में, टोटल रोड 30 फीट की कैसे हुई? मैंने क्या कहा कि आप, मैं गलत होऊंगा तो आप उसका सही उत्तर दीजिए, आप मुझे ही बोलने लगे। उसके बाद में ताई है हमारी, उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रवक्ता, आपका ये 4था एपिसोड है और सौभाग्य से मैं 4 एपिसोड में था। मैंने पहले 2 एपिसोड में नितिन जी के अच्छे कार्यों के बारे में कहा, उसके तीसरे एपिसोड में बंटी शेलके जी के अच्छे कार्यों के बारे में कहा, और उसके बाद में अगर आज मैं उनको उनकी गलत बात को साबित करने की बात कर रहा हूँ तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों का क्या विषय है कि क्योंकि ये दोनों पार्टी का नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ने ही आरोप लगाया था कि बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। सच बोलना गलत है। अब हम सीधा उस पार्टी के पास जाते हैं जो हर पार्टी से दोस्ती करके रखती है, बीजेपी के साथ भी रखती है, कांग्रेस के साथ भी रखती है, हर पार्टी के साथ अपना पल्ला साफ रखती है, जिसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश पांडे जी। क्या कहेंगे आप इन आरोपों के बारे में? सबसे पहले तो आपने जैसा बताया कि हमारे सभी पार्टियों के से अच्छे संबंध रहते, तो यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी के जो भी प्रवक्ता और नगरसेवक खड़े,
मेरे सभी से अच्छे संबंध है। लेकिन देखिए, संबंध एक अपनी जगह रहते हैं, विकास एक अपनी जगह रहता है, लोगों की समस्या एक अपनी जगह रहती है। मेरा ये मानना है कि अगर जनता को तकलीफ है, जनता की कोई समस्या है, तो उन समस्याओं को हमने उठाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रभाग 11, जैसा मैंने बताया कि अनधिकृत लेआउट का एक साम्राज्य है। यहाँ पे पहले खेत हुआ करते थे, खेत के बाद लेआउट हुए, लेआउट के बाद में यहाँ पे एरिया बचा। सर लेआउट सैंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? लेआउट सैंक्शन एनआईटी के द्वारा किए गए। एनआईटी में लोगों ने पैसा भरा, एनआईटी कुछ रूप से उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट किया, बाद में यहाँ के नगर सेवकों ने डेवलपमेंट किया है। मैं एक सिंपल सी चीज़ ज़्यादा चीज़ जानना चाहूँगा बस। एक सिंपल सी चीज़ सर, यहाँ पर लेआउट को सैंक्शन मिलना कब से शुरू हुआ, कितने सालों पहले शुरू हुआ था? देखिए, ये 2000 से इसका सिलसिला शुरू हुआ है। सब में पहले 572 लेआउट्स के लोगों ने पैसे भरे। अब एक लेआउट में समझो 50 प्लॉट का एरिया है, वो 50 घरों का वो लेआउट है। उसमें यदि 15 लोग आगे हैं और तो 15 लोगों ने पैसे भरा। नागपुर सुधार प्रन्यास का ये नियम है कि 40% वहाँ पे लोग रहना चाहिए। अब जहाँ 40% लोग आए हैं और जितने पैसे जमा हो गए, उसमें उन्होंने खड़ीकरण का काम किया, केवल खड़ीकरण का। जैसे सर ने कहा कि 2000 से सैंक्शन का काम शुरू हो गया था, तो सर आज आप जिस पार्टी के साथ बैठे, जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, इससे पहले मतलब 15 साल से आज बीजेपी बैठी महानगर पालिका में, उसके पहले कांग्रेस बैठी हुई थी महानगर पालिका में, और राज्य में भी सरकार थी कांग्रेस की। आज आप उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं राज्य में, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभाग 11 में पिछले 15 वर्षों से 10 वर्षों से नागपुर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे नगर सेवक चुन के आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो पानदान है, हमारे साथ स्थानीय नगर सेविका हैं संगीता ताई गिरे जी। किसी कारणवश वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी हमारे साथ। जो आरोप लगाए जा रहे हैं सामने से, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल, इसके अलावा और काफी सारे आरोप लगे हैं कि यहाँ पर जो आपने उन्होंने रोड का निर्माण करवाया है, इतनी बड़ी रोड बना दी है, उसका पानी बह करके पूरा यहाँ पर गलियों के अंदर घुसता है, घरों के अंदर घुसता है, और रोड आपने कंप्लीट नहीं करवाई है। रोडों में गड्ढे हैं, उसमें पानी भर रहा है, जिससे मच्छर फैल रहे हैं और अलग अलग तरह की बीमारियां भी फैलेगी। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये आरोप उनका गलत है। उनको पहले अपने शब्द वापस लेने के लिए बोलूँगी, क्योंकि 2012 से यहाँ पे जब से मैं चुन कर आई हूँ, आप खुद मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक एक लेआउट, एक एक गली आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या था और क्या अभी हो गया। जब देशमुख साहब, सुधाकर राव जी देशमुख 2009 में चुनकर आए, तो उनके इतने मिट्टी और इतना पानी था, तब उनको हम साथ में लाए थे। ये भी भैया हमारे साथ में थे तब, जो बीजेपी में थे। तो क्यों, और आप भी प्रशासन में अगर जानकारी माहिती के अधिकार में जब अगर डालेंगे, तो सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया होगा तो सुधाकर राव देशमुख, और उनको साथ मिली फिर नितिन जी गडकरी, और साथ में 2012 में जब महानगर पालिका के ये जनता ने हमको चुन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो उप महापौर जी थे इन्हीं के पार्टी से थे, राष्ट्रवादी से ही थे, तो उन पे जो रोष था, तो जनता ने इतने भारी भरकम वोटों से दिए कि यहाँ पे कि एक नगर सेवक, खाली एक नगर सेवक 11,500 वोटों से चुनकर आया। वो आमदार जिस वोटों से चुनकर आता है, उसी वोटों से एक खाली नगर सेवक चुनकर दे। क्यों दिया होगा? क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए, और हम राजकारण नहीं करते, हम राजकारण सिर्फ 20% करते हैं और 80% समाज कारण करते हैं। हमको मालूम है कि जनता ने मुझे चुनकर दिया, जनता का जो ऋण है उनको मेरे को चुकाना है। तो जिस उद्देश्य से उन्हें चुनकर दिया था, जिस लीड से 9,500 की लीड थी, उसी लीड से यहाँ पे काम भी हुआ। यहाँ पे जब करीब खाली झिंगाबाई टाकली में 400 लेआउट है, ठीक है ना। लेआउट वाले ने तो लेआउट डाल दिए, लेने वाले ने ले लिया, सस्ता मिल रहा था तो लेकर चले गए। लेकिन डेवलपमेंट, नगर सेवक एक महानगर पालिका का लिमिटेड निधि रहता है, जो नगर सेवक जो हस्तांतरित लेआउट रहते महानगर पालिका को, उसी लेआउट में वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो नागपुर सुधार प्रन्यास से भारी भरकम जो लेआउट है, लेआउट वाले ने जो डाल दिया था, उसकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या उसे? और दिन ब दिन ये प्रभाग बढ़ते जा रहा है। नागपुर सुधार तो ये देवेंद्र जी की देन थी, जो नागपुर सुधार प्रन्यास उन्होंने बर्खास्त करा दिया। लेकिन ये कांग्रेस वालों की तो ये उनका पाप बोलेंगे, जो उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। अभी हम इस साल का जो वार्ड फंड हम बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें भी वो लोग अड़े डाल रहे हैं कि ये कांग्रेस का पाप है सर कि एनआईटी को फिर से लाया गया है सामने और अलग अलग काम उससे करवाया जा रहा है। एनआईटी को लाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि महानगर पालिका एरिया को संभाल नहीं पा रही थी। जैसा एनआईटी महानगर पालिका में गई, यहाँ तक कि फाइलें तक रखने को महानगर पालिका के पास जमा नहीं थी,
और वो खुद का ही काम महानगर पालिका ढंग से कर नहीं पा रही। 15 साल में इन्होंने महानगर पालिका बैंड बजा दिया है, उनके पास फंड ही नहीं था। देवेंद्र जी ये चाहते थे कि एनआईटी का पूरा फंड कारपोरेशन में जाए और इनके नगर सेवक मौज करे। इसीलिए जैसी कांग्रेस सत्ता में आई, जो 800 करोड़ रुपया एनआईटी के पास था वो फिर एनआईटी के पास तो था ही, जो हस्तांतरित नहीं हुआ था। अब हम लोग एनआईटी के मार्फत इस एरिया का डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि लोगों ने इनको 15 से 20 साल दिए। 15 साल से 20 साल से यहाँ भाजपा का नगर सेवक है, 20 साल से यहाँ आमदार है। त्याच्या पहिले अशोक मेंढे होते, पुष्पाताई मालेकर थी, भारतीय जनता पार्टी से मैंने आपको क्या बोली हूँ कि ये लेआउट 400 लेआउट खाली झिंगाबाई टाकले में 400 लेआउट है, जिसमें एनआईटी के पैसे भरे हुए हैं। जब हम रामदार जी को साथ में लाए और हमने खुद देखे तो उन्होंने बोले सिर्फ कागज पे काम हुआ था, प्रशासन की सब गलती है इसमें पूरी। और आप जो ये रास्ते के बारे में जो बोल रहे हैं ना, तो ये केंद्र सरकार से माननीय नितिन जी गडकरी ने फंड ला, यही हॉल में उद्घाटन हुआ और काम भी अच्छे से हो रहा था। और एक में 400 लेआउट को आने बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है जो 18 मीटर का होना चाहिए। हमारी भी दिल से इच्छा है, लेकिन कई जो नेता है, लीडर बन रहे हैं, वो भी उसमें अड़थड़ा ला रहे हैं। और कई प्रशासन की जिम्मेदारी है, उन पैसे तो सब बराबर थे, प्रशासन ने क्या किया वो क्यों सुन रहे? उनका तो 18 मीटर का रास्ता बनना था, उनको सबसे ज़्यादा तो लेटर मेरे ही दिखेंगे आपको, अगर प्रशासन से पूछेंगे कि किसने फॉलो किया। तो हर पार्टी के साथ यही है, अगर अच्छा हुआ है तो मैंने किया है, बुरा हुआ है तो विपक्ष की पार्टी ने की है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे सम्मानीय मैडम मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि प्रभाग क्रमांक 11 के अनधिकृत लेआउट के बाद में जब डेवलपमेंट हुआ, यहाँ के लेआउट के पानदान आज पूरी तरीके से इंक्रोचमेंट हो चुके हैं। वो पानदान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी क्या यहाँ के नगर सेवकों की नहीं है? आप उनसे पूछिए। हर पानदान दिखाएंगे आपको, हमारे भैया को, पांडे भैया को भी साथ में लेकर चलेंगे, आप भी साथ में चलेंगे। कितनी पानदान खुली और कितने डांबर उसको डांबर करवाए। तो सुधाकर राव जी देशमुख थे, इनके माध्यम से हमने वहाँ पे करवाए, आपको हम दिखाएंगे, आप भी साथ चलिए। हमारे साथ भाजपा की कार्यकर्ता यहाँ पर एक मौजूद हैं। ये जो डिबेट चल रहा है, इस डिबेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपके सामने क्या चीज़ें आती हैं, क्या प्रॉपर तरीके से काम यहाँ पर हुआ है? उम्मीद है आप तो हाँ ही बोलेंगी, क्योंकि आपकी सत्ता में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं सर, इट्स फैक्ट कि यहाँ काम हुआ है। एज अ टैक्स पेयर मैं ये कहना चाहूँगी कि डेवलपमेंट बहुत स्पीड अप में हुआ है। हमें जो जाने को 15-20 मिनट लगता था, जो हमने देखा है, अब हमारी जनरेशन उस चीज़ों को नहीं देखेगी, ये फर्स्ट थिंग है। वी हैव अ गुड रोड सिस्टम, हमारे पास रोड सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। रही बात एक चीज़ की, लाइब्रेरी की, तो हाँ वो एक कमी है, बाकी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ वो भी है, हाँ वो भी है। और रही बात गार्डन की, तो हमारे पास 3 से 4 ग्रीन जिम्स के गार्डन है। क्या एनसीपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इतना सब काम यहाँ पर बीजेपी के नगर सेवकों ने और विधायकों ने करवा करके रखा? आप लोग बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं जब से। मैं अभी शंकर इंगोले जी से जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं है जो एक आम नागरिक को सुविधा के लिए मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारी चीज़ों की सुविधाएं हम यहाँ पर जो आम नागरिक हैं उनको दे रहे हैं। बिल्कुल, वो जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें पेपर पे है। और वो जो आदर्श गार्डन के बारे में जो बोल रहे हैं, वहाँ पे एक तो लॉक लगा हुआ है और वो गार्डन किसी क्लब को किराए से दिया हुआ है। लॉक क्यों लगा है वो उन्होंने बताया कि कोरोना काल चल रहा था इसलिए उद्घाटन नहीं कर पाए। एक सेकंड के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि आप कौन से एजेंसी को हमने किराए से दिए है, या आप प्रूफ करके बताइए, कौन से एजेंसी को हमने दिया है करके। एक ठीक है, वो तो हम बोलेंगे ही। और इनका बोलना ये है कि प्लेग्राउंड के लिए जगह नहीं है। महाराष्ट्र शासन की यहाँ पे 2 एकड़ जगह है, उसका अगर फॉलोअप लिए तो यहाँ पे झिंगाबाई टाकली के लिए एक अच्छा सा गार्डन बन सकता है। और दूसरी चीज़ कारपोरेशन के स्कूलों की, इनका बोलना है कि हम तो तैयार है एजुकेशन देने के लिए, लेकिन ये लोग शिक्षकों को घर घर बेचते हैं, यानी सरकारी दूसरे कामों के लिए बेचते हैं। तो शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो बच्चे क्यों रहेंगे वहाँ पे जहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी? तो ऐसी जगह पे पढ़ाई कैसे करेंगे? सर, बच्चों को अगर सही ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा तो वो लोग रहेंगे क्यों? जगह जो है वो सरकार की जो 2 एकड़ जगह नहीं है, वो किसी संस्था की जगह है। वहाँ कैसे प्लेग्राउंड बनेगा? सरकार की जगह ही नहीं है, वो एक संस्था की जगह है। मैं हमारे यहाँ के दोनों नगर सेवकों को एक विनती करता हूँ कि 1-1.5 महीना पहले हमने महापौर जी को इन्होंने यहाँ लाए थे और जो हमारी कारपोरेशन की स्कूल है वो चालू करने के लिए हमने बोले थे। अब अभी जादव जी ने बताया कि वो स्कूल चालू होने वाली है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कूल अभी चालू मत करो, पहले उस स्कूल की बिल्डिंग बनाओ, क्योंकि वो स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि अभी कोई वहाँ एडमिशन करेगा नहीं।
जब तक आप दुकान अच्छी सजाओगे नहीं, ग्राहक कहाँ से आएगा? आप पहले स्कूल बनाओ, जैसे कि फिर सुभाष जी admission ने कहा है कि स्कूल अभी चालू मत करिए, एक बिल्डिंग बनाइए, उसके बाद फिर स्कूल आप चालू करिए, इस बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए शिक्षण समिति में हूँ मैं सदस्य। उसी दिन बात हुई थी, उसके लिए फंड मंजूर हो गया है। पहले हम डेंटिंग पेंटिंग सब रिपेयरिंग करेंगे, बाद में स्कूल चालू वो करेंगे। बिल्डिंग को एकदम नया बनाना जरूरी है। डेंटिंग पेंटिंग होने वाली नहीं है, जर्जर हो गई है, कोई बच्चे वहाँ एडमिशन करेंगे नहीं। वो गिरा के अगर अच्छे से बिल्डिंग, आप ये बोल रहे हैं ना कि इंग्लिश मीडियम की स्कूल बनना चाहिए, दूसरे की कंपटीशन में स्कूल बनना चाहिए, तो उसको पूरा निस्तर नाबूद करके एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी करेंगे तब वहाँ एडमिशन होगा। नहीं तो ये होने वाला है, मैं आपको बताता। तो 3 महीने के बाद ये नगर सेवक और महानगर पालिका महापौर बोलेंगे कि वहाँ एडमिशन ही नहीं हुआ तो हम क्या करें, स्कूल बंद करने वाले ये लोग। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले बिल्डिंग बनाओ अच्छे से, उसके बाद एडमिशन लाने की जिम्मेदारी हम लोग लें। जो फिलहाल अभी बिल्डिंग है उसमें से 2 कमरे थोड़े से खराब हैं और 4 कमरे अच्छे हैं। अभी माननीय महापौर जी ने अभी 4 दिन पहले वहाँ का दौरा किया है और हमारे आदेश हमारे अधिकारी को दिया, तुरंत 20 लाख रुपए उन्होंने उसके लिए डागडू जी के लिए मंजूर की है। 20 लाख रुपए। अभी आप भी जाकर देखेंगे, अभी तो वहाँ का जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उस निकालने का काम शुरू है। 2-4 दिन में उसके बिल्डिंग का पूरा रिनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा, एडमिशन भी हो जाएंगे और एक अच्छी स्कूल वहाँ बनेगी। ये जवाबदारी हम सब लोगों की है, ये कोई कांग्रेस है, बीजेपी और बाकी आम पार्टी की जगह इसकी नहीं है। सारे लोगों की जवाबदारी है कि हम बस्ती में जाके लोगों को कन्विंस करें कि अपने अपने बच्चे वहाँ स्कूल में भेजें। ये केवल नागपुर महानगर पालिका की जवाबदारी नहीं, सबकी जवाबदारी है कि हम हमारे पालने को बोले कि वहाँ अपने बच्चों को वहाँ भेजें। एक अच्छा स्कूल वहाँ पर तैयार हो रहा है और वहाँ पर जो डिसिप्लिन रहेंगी वो कॉरपोरेशन के टीचर वहाँ नहीं रहेंगे, वो सब प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा और किसी भी बच्चों के पास से फीस नहीं ली जाएगी। ऐसी एक संस्था मुंबई की संस्था है कि मुंबई की संस्था पूरा मेंटेनेंस करने वाली है, उनको खाने से लेके यूनिफॉर्म से लेके सारी चीज़ें वो संस्था वाटअप करने वाली है। केवल बिल्डिंग कॉरपोरेशन की रहेंगी, इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन का रहेगा, बाकी सारा मेंटेनेंस वो संस्था का रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता रितेश पांडे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनसे वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सम्मानीय ताई अभी यहाँ पर मौजूद हुई है, स्थानीय नगर सेवक है। प्रश्न ताई ने उठाया था, वो लाजमी था कि नगर सेविका का चुनाव होता है तो महिला चुनाव लड़ लेती है, लेकिन फील्ड पर नहीं होती है। अब मैं रहवासी यहाँ का भले नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी बातों से सबने ताई को देखा भी होगा। लेकिन एक प्रश्न यह भी है कि हम एक तरफ यह भी कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, तो अगर जब तक महिला बाहर नहीं निकलेगी तब तक उसका विकास कैसे होगा? अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण जो भी उनके घर में दिक्कत हो उस कारणवश, और अगर वह सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना चाहती है और वह राजनीति का माध्यम लेकर के किसी भी पार्टी से टिकट लड़के निर्दलीय हो, वो टिकट लड़के को चुनाव लड़के जीत कर आपने जैसे शुरुआत में अभी उंगली उठाई है इनके सवाल पे कि महिला नहीं उतरती है रोड पे, क्या कहना चाहेंगे आप इनके जवाब के बारे में? बिल्कुल सही बात है, महिलाएं बिल्कुल नहीं उतरती। उन्होंने दिखाया कि संगीता गिरेताई हैं, बीजेपी से हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर मैदान पे हैं, सामना कर रही हैं सवालों का और डट के जवाब भी दे रही हैं। मेरे ख्याल से यहाँ 2 महिला पार्षद हैं। हाँ, जो 2 महिला हैं तो 2 करके हमने एपिसोड लिया। अच्छा, तो कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन जिंगाबाई टाकली के भी लोकल लोगों का यही बोलना है कि बहुत कम आती हैं। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि लोग दुखी हैं कि वो महिलाएं पार्षद कम आ रही हैं। और नवीन जी, मैं एक ये बात बोलना चाह रही हूँ कि अभी बहुत दुख हुआ जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। बहुत दुखी की बात है, इतने साल आपकी सरकार रही, इतने साल एनएमसी में आप रहे, दिल्ली में आप सभी जानते हैं कितने साल शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार रही, कितने साल बीजेपी की सरकार रही। अभी जो दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, उसमें एक बार भी आम आदमी पार्टी या हमारे जो लीडर है राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कभी नहीं बोलते हैं कि इन लोगों ने खराब किया, इन्होंने खराब किया तो मैं क्या करूं। हम राजनीति करने नहीं, सिखाने आए हैं। राइट फ्रॉम टोपी, आज देखिए कांग्रेस और बीजेपी वाले भी टोपी पहनते हैं आम आदमी पार्टी के बाद। और एजुकेशन और हेल्थ हम इनको सिखाएंगे, ये लोग आगे एजुकेशन और हेल्थ की बात तो खैर मैम, सब अपने अपने मन की मंशा है, टाइम की कमी होने के कारण हमें ये प्रोग्राम यहाँ पर अभी खत्म करना पड़ेगा। एक चीज पूछनी है जी, एक लास्ट सवाल। आपने जैसे बोला कि यहाँ पे जिंगाबाई टाकली में बहुत अच्छी चिकित्सा हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ, तो अभी आगे जो एक्सपेक्टेड है कोरोना की तीसरी वेव, तो उसमें आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि अभी हमें लोगों के साथ खड़ा होना है, पार्टी डिफरेंसेस मिटाने हैं, हमें एक बहुत अच्छा देश हमारा साबित करना है, तो उसके लिए कोरोना की तीसरी वेव। सबसे पहले तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि कोरोना की ना तीसरी वेव आए ना चौथी वेव आए, आम नागरिक एक सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन बाय चांस जैसे हमने सवाल उठाया है, अगर वो आ भी जाती है तो क्या तैयारियां हैं वो सामने रखें। देखो, हमने तीसरी वेव की जो बात कर रहे हैं,
नागपुर महानगर पालिका ने उसकी सारी व्यवस्था ऑलरेडी कर चुकी है। हमने कल ही हमारे माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी का जो हॉल है तो करीब करीब 200 बच्चे वहाँ पर एडमिट हो सकते हैं, ऐसी ज़रूरत पड़ी तो उसकी सारी व्यवस्था वहाँ कर चुके हैं और इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। रही बात यह है तीसरे वेव की कोरोना की, तो उसके भी नागपुर महानगर पालिका सक्षम है। हमारे माननीय गडकरी साहब का आपने देखा होगा कि जिस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन्होंने कहाँ से ऑक्सीजन नागपुर शहर में लाया है। वैक्सीनेशन का था, इंजेक्शन की कमी थी, उन्होंने कहाँ से इंजेक्शन लाके नागपुर शहर को बचाने का काम माननीय गडकरी साहब ने किया है। और हम ये नहीं है कि हमारे नेता बहुत सक्षम है, वो नागपुर शहर को जानते हैं, इसलिए नागपुर शहर का बचाने का भी काम माननीय गडकरी साहब और देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और हमारे नागपुर शहर के महापौर इन्होंने भी बहुत सक्रियता से नागपुर शहर को बचाने का काम किया है। और इसलिए जो मैडम कह रहे हैं कि भैया तीसरी वेव आएंगी, तो हम फिर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन रहेंगी उस हिसाब से हम काम करेंगे नागपुर महानगर पालिका। देखा कि आपने जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज की जो हमारी चर्चा रही प्रभाग क्रमांक 11 में, जो कि गोधनी झिंगाबाई टाकली ये इलाका आता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी आज रही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। कल हम दूसरे जगह पर जाएंगे, दूसरे प्रभाग में जाएंगे, दूसरे वार्ड में जाएंगे और वहाँ पर जो स्थानीय नगर सेवक और स्थानीय कार्यकर्ता अलग अलग पार्टीज के हम वहाँ पर सभी को इनवाइट करेंगे और वहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे और एक फिर से चुस्त और दुरुस्त चर्चा वहाँ पर हम सबके साथ करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।